तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं विराज आज आपके सामने एक रियल हादसे से जुड़ी हुई बहुत ही भयानक घटना लेकर के आया हूं और इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है एक ऐसे इंसान ने जिसने अपनी आंखों के सामने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है। यहां तक कि उसने अपने उस दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वह आज बहुत बड़े पछतावे में जी रहा है। तो यह घटना है राजस्थान में घटी हुई। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक शहर है, वहां की यह घटना है। और जिस इंसान ने हमारे साथ स्टोरी शेयर की है उनका नाम है सूरज सिंह राठौड़। और जैसा कि उन्होंने हमें बताया, ये अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे और अपने ही शहर के थोड़ी दूर पर एक झील है, कुछ ऊंचा सा टीला वहां पर है। तो वहां पर काफी बहुत ही सुंदर सा सीन बना हुआ है और क्योंकि आसपास अरावली की पहाड़ियां हैं तो वहां पर और भी बड़ा ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। लेकिन जिस जगह पर यह घूमने गए थे वहां के बारे में कई बातें बताई जाती थी कि वह एक भूतिया जगह है। वहां पर एक झील है जिसका पानी बहुत ही श्रापित है। वहां पर कुछ भयानक एंटिटी निवास करती है, लेकिन ये ठहरे बहुत ही मॉडर्न जमाने के लोग और बहुत ही जोशीला खून इनमें था, तो उनको लगता था कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। लोग केवल ऐसी जगह पर खुद नहीं पहुंच पाते तो दूसरों को भी जाने से मना करने के लिए ऐसी ही अफवाह बनाकर रखते हैं। तो इन चारों दोस्तों ने इन सभी चीजों को दरकिनार करके उस जगह पर जाने का फैसला कर लिया और वहां पर पहुंच गए। लेकिन मुश्किल से वह वहां पर कुछ ही समय रुके होंगे कि इनके साथ जो घटना घटना शुरू हुई, यह तुरंत ही वहां से निकल करके आ गए। अब इनको लगा कि ये तो हाथों हाथ वहां से निकल आए हैं, तो उनके साथ कुछ भी गलत हुआ नहीं है। लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं था कि इनके साथ एक बहुत ही भयानक एंटिटी साथ लग चुकी है और जब तक इसका एहसास हुआ तब तक इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। तो इस घटना को शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं चाहता हूं कि इस घटना को आप सूरज सिंह राठौड़ की जुबानी में ही सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, सुदूर राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा बिलासपुर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। वहां की अपनी अलग ही ऐतिहासिक दुनिया है। बहुत से किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं इस शहर से। उन्हीं किस्सों में से एक कहानी है यहां की रूहानी झील की, जो शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में है। इस झील के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं यहां एक प्रेमी जोड़े को जिंदा झील में डूबाकर मार दिया गया था। यह लगभग 50-60 साल पहले की बात है। खैर, ये तो किस्से कहानियों की बातें हैं, भला इन पर कौन ध्यान देता है। बस यही सोचकर हम 4 दोस्त विजय, राज, कमल और मैं सूरज सिंह राठौड़ झील पर पिकनिक मनाने का प्लान बनाने लगे। संडे का दिन डिसाइड हुआ। संडे की सुबह लगभग 8 बजे हम चारों मेरी शिकारी जीप में सवार होकर निकल पड़े। एक फुटबॉल भी साथ में ले ली थी हमने। मार्केट से कुछ नाश्ता भी पैक करवाकर साथ ले लिया था। ड्रिंक के लिए शील्ड बियर की बोतलें भी खरीद ली और अब फुल मस्ती के मूड में हम निकल पड़े। झील की ओर गाते मुस्कुराते मौज मस्ती करते लगभग 45 बजे के आसपास हम झील पर पहुंच गए। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ जंगल और उस पर आसमान में छितराए हुए बादल, ये सब मिलकर झील की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। वाह, कितना सुंदर नजारा था। हम सब उस झील की खूबसूरती को देखकर अवाक रह गए थे। तभी कमल बोल पड़ा, कितनी प्यारी जगह है और लोग पता नहीं क्यों इसे मनहूस कहते हैं। उसकी बात सुनकर सही बात है कहते हुए मैंने भी उसकी बात में सहमति जताई। हम दोनों के मुंह से उस झील की तारीफ बातें सुनते ही शक भरी निगाहों से हमारी ओर देखते हुए राज बोला, पर यार तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? इतनी बड़ी झील और यहां कोई परिंदा तक नहीं, एकदम सुनसान, पूरी तरह जीवन रहित। उसने कहा तो हम सब उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, सब तेरे आने की खबर सुनकर भाग गए। उसकी बात बिल्कुल सही थी, पर हम लोगों ने उसकी बात पर जरा भी गौर नहीं किया। तुम लोग थोड़ी देर झील के किनारे चहलकदमी करने के बाद एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर नाश्ता करने बैठे। तभी विजय बोला, मैं जरा झील पर जाकर हाथ मुंह धोकर आता हूं। और वो झील के पास गया। उसने अभी पानी हाथ में ही लिया था कि उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी, पर वहां हमारे साथ कोई लड़की तो थी ही नहीं। ऐसे में उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने वहम समझकर उस आवाज को अनसुना कर टाल दिया। फ्रेश
होकर आते ही उसने हम सबको यह बात बताई तो हम सब उसका मखौल उड़ाते हुए ठहाका मारकर हंस पड़े। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी हमें लगा कोई पतला सा लंबा आदमी हमारे पास में से तेजी से भागते हुए निकल गया। यह चीज हम चारों ने देखी और हम यह देखकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहां पर हमारे सिवा कोई भी नहीं था। फिर जो हमने देखा, आखिर वह क्या था? क्या वह महज हमारी नजरों का धोखा भर था? क्योंकि वो पूरा इलाका एकदम सुनसान पड़ा था। लेकिन फिर भी हमने वहम समझकर उस वाक्य को इग्नोर कर दिया और बियर के मजे लेने लगे। ठीक उसी पल हमने सुना जैसे कोई लड़की किसी धर्म नाम के लड़के को जोर जोर से पुकार रही थी। धर्म धर्म धर्म। उसकी आवाज रुक रुक कर तेज हो रही थी, या फिर यूं कहें कि हवा में चारों तरफ गूंज रही थी। यह बात वास्तव में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी हमारे लिए। वो आवाज सुनकर हम सब तुरंत उठकर खड़े हो गए और आवाज की दिशा में गए तो एक बार फिर चौंक गए। वो आवाज झील के बीचों बीच पानी के अंदर से आ रही थी। यह चीज देखकर हमारी हालत खराब हो गई। अब हम सब यह बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि यहां कुछ ना कुछ तो जरूर है, पर क्या यह समझ नहीं आ रहा था कहीं वह प्रेमी जोड़े वाली बात सही तो नहीं। खैर, जो कुछ भी हो, अब हमने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और यही बात अपने दोस्तों से कहते हुए मैं बोला, यार कमल, राज, विजय, यार आई थिंक हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। यहां कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनते ही उन सब ने भी हामी भर दी, क्योंकि वहां मौजूद किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी का एहसास लगभग हम सबको हो ही चुका था। इसीलिए हम जल्दी से अपना सामान लेकर जीप की तरफ भागे। पर यह क्या, जीप के तो चारों टायर पंक्चर पड़े थे। अब तो हमारी अपनी हवा भी टाइट हो गई थी, क्योंकि बिना जीप इस भूतिया जगह से कैसे निकले। आखिर शहर 4 किमी दूर जो था। हम सब यह सोच ही रहे थे कि पायल की आवाज और तेज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की बड़ी ही तेजी से हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। डर के मारे हम सब पसीना पसीना हो गए थे। हमारी सांसें हमारी हलक में अटक कर रह गई थी कि तभी हमने देखा झील के किनारे एक आदमी और एक देहाती लड़की खड़े खड़े जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। और थोड़ी ही देर में वह दोनों देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने उसी झील में कूदकर कहीं गायब ही हो गए। ये सब देख लेने के बाद हमने वहां से पैदल ही भागना मुनासिब समझा और हम सिर पर पैर रखकर वहां से ऐसे भागे जैसे हमारे पीछे कोई पागल भैंसा पड़ गया हो। उस दिन हम बिना रूखे दौड़ते हाँफते एक दूसरे को सहारा देते किसी तरह जान बचाकर शहर पहुंचे। गाड़ी भी मैंने 2 दिन बाद टोइंग वालों से मंगवाई। मेरा दोस्त राज तो इस इंसिडेंट के बाद विलासपुर छोड़कर ही चला गया। विजय पूरे 2 हफ्ते बुखार और पेचिश से तड़पता रहा। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि झील पर तो हम चारों गए, फिर विजय की तबीयत ही इतनी खराब कैसे हो गई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आखिरकार उसके पेरेंट्स उसे जयपुर ले गए और एसएमएस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाया। तब कहीं जाकर उसकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ और वह तकरीबन 15 दिनों तक वहां एडमिट रहा। उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर आया। तब मैं और कमल उससे मिलने उसके घर पहुंचे। हम तीनों दोस्त जब कमरे में अकेले थे, तब विजय ने हमें बताया कि उसे वह देहाती लड़की और वह लड़का हर रोज सपने में दिखाई देते हैं, और जब वह जाग रहा होता है और अकेला होता है तब उसे एक बहुत ही भयानक काली परछाई सी नजर आती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, बस छत। सिलकते उसके अक्ष के आसपास हवा में उसके सांपों जैसे लंबे बाल लहराते हुए नजर आते हैं, और साथ ही नजर आती हैं उसकी स्याह लाल आंखें। न चेहरा, न हाथ, न पांव, और कुछ भी नजर नहीं आता। बस दिखता है जो एक काला भयानक सा बवंडर जो जमीन से निकलकर छत तक लंबा नजर आता है। वो इतना काला, इतना धुएं और इतना डरावना है कि उसे देखते ही डर के मारे उसका पेशाब तक निकल जाता है। हर बार कहीं भी और कभी भी जब उसके मुंह से मैंने और कमल ने यह सारी बातें सुनी, तो डर और दहशत के मारे हमारी भी हालत खराब हो गई। अपने मन में बैठे उसी डर को शब्दों में बयान करते हुए मेरा दोस्त कमल उसकी तरफ खौफ भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अरे यार विजय, माना कि तू बीमार है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि तू ऐसी अजीबोगरीब बातें करके हम दोनों को भी डराकर अपनी तरह बिस्तर पकड़ा दें यार। कमल की बात सुनकर विजय डबडबाई हुई नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो कमल? क्या तुम्हें सच में यह लग रहा है कि अपनी इस हालत में मैं तुम लोगों से मजाक करूंगा? और वह भी ऐसा नहीं दोस्त, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है
और शायद इसी की वजह से मेरी यह हालत हो गई है। उसकी बातें सुनकर हम दोनों दंग रह गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर यह सब जो कह रहा था वह सच था या उसका वहम, क्योंकि यह बात तो सही थी कि हमने उस दिन झील पर जिस देहाती लड़के और लड़की को देखा था वह दोनों हमारे भी सपने में आते थे। लेकिन विजय की वह काली परछाई वाली बात हमारी समझ से परे थी, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं था। इसलिए हमें यह सब बस उसका वहम ही लगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो ऐसे में माइंड का ऐसी चीजें सोचना नॉर्मल बात होती है। बस यही सब सोचकर हम दोनों वहां से चले आए। हम दोनों ने विजय की कही बातों को वैसे तो नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी उसकी कहीं काली परछाई वाली उस बात ने डर बैठा दिया था। हम दोनों चाहकर भी उसकी कहीं उस काली परछाई वाली बात से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। फिर भी हम चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ हम सबके साथ चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। विजय भी अब ठीक हो गया है तो उसे भी ऐसी चीजें नहीं दिखेगी। लेकिन यह सब बस हमारी सोच थी, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें लगा था कि विजय की तबीयत ठीक हो गई है और अब वह कुछ ही दिनों में पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। विजय की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका शरीर अपने आप सड़ने लगा था। उसके हाथ और पैरों में बड़े ही अजीब से घाव बनने लगे थे और उसकी स्किन भी फूलकर अपने आप छूटने लगी थी, जैसे लगातार पानी के संपर्क में आने से होता है। ठीक वैसे ही उसकी इस अजीबोगरीब बीमारी की वजह से उसकी जॉब भी छूट गई थी और घर में भी उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब हो रहा था। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विजय के साथ हो क्या रहा है। विजय की हरकतें देखकर उन्हें चीजें अबॉर्मल लगने लगी थी। ऐसे में उन्होंने फोन करके मुझे और कमल को अपने घर बुलाया। जब हम विजय के घर पहुंचे और उससे मिले तो उसकी हालत देखकर मेरे और कमल के तो होश ही उड़ गए। बीते 15 दिनों में जब उसे हॉस्पिटल से घर लाया गया था उस विजय में, और जो विजय हमारे सामने बिस्तर पर पड़ा था, उसकी सेहत में रात और दिन का अंतर हो गया था। विजय के पेरेंट्स ने बताया कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। वह ना तो ठीक से खाना खाता है और ना ही सोता है। हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, पानी नहीं पीता है, जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी होती है। पानी को देखकर बहुत ज्यादा डरता है, इनफैक्ट चिल्लाने लगता है। हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए थे। उन्होंने उसे दवाइयां भी दी, लेकिन उनका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और हालात तुम्हारे सामने हैं। ऊपर से उसकी स्किन पर होने वाला अजीब सा रिएक्शन और वह गंदी बदबू, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अचानक उसकी सांसें फूलने लगती हैं, माथे से पसीना टपकने लगता है, दांत किटकिटाने लगते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जगह की तरफ इशारा करते हुए उसका पेशाब तक निकल जाता है। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कुछ बोलना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी आवाज हलक से बाहर निकलती ही नहीं है। वह बस अपने सामने किसी एक दिशा में अपने हाथ से इशारा करते हुए हमें कुछ दिखाने की कोशिश करता है, पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता और न ही कुछ समझ आ रहा है कि आखिर वह हमें क्या बताना चाहता है। भला कोई इंसान पानी को देखकर कैसे डर सकता है? अब तुम ही बताओ बेटा, सूरज, हम लोग क्या करें? जिस बुढ़ापे में बेटे को हमें संभालना था, उस बुढ़ापे में हम उसे संभाल रहे हैं। वह भी छोटे बच्चे की तरह कहते हुए विजय के माँ बाप रो पड़े। उन्हें इस तरह रोते देख मैंने और कमल ने उन्हें संभाला। हम दोनों उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर इसी तरह रो लेने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए विजय के पापा मेरे और कमल की तरफ देखते हुए बोले, नहीं बेटा, यह सब अपने आप तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। बेटा सच बताऊं, आखिर क्या बात हुई है जो मेरा इतना होनहार बेटा अचानक इस तरह से पागलपन वाली हरकतें कर रहा है और दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती ही जा रही है? अगर कुछ बात है तो प्लीज प्लीज हमें बताओ बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमारा बेटा हमारे हाथ से चला जाए। हमें बताऊं, अगर तुम दोनों को इस बारे में कुछ भी पता है तो बताओ हमें। अब हम दोनों को भी इस बारे में एग्जैक्टली तो कुछ पता नहीं था,
बस इतना जानते थे कि ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन हम लोग पिकनिक मनाने उस मनहूस झील पर गए थे। पर अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बात मैं विजय के फादर को कैसे बताऊं। पहले तो यह कि वे ये बात सुनकर क्या रिएक्ट करेंगे, और दूसरा यह कि क्या वे ऐसी किसी बात पर विश्वास भी करेंगे या नहीं, क्योंकि उस झील पर जाने से पहले तो हम सब खुद भी ऐसी पैरानॉर्मल चीजों की बातों को हंसकर टाल दिया करते थे। लेकिन फिर यह बात भी दिमाग में चल रही थी कि अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उनके सामने उस झील पर हुई सारी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में उन्हें बताया, और साथ ही यह भी बताया कि उस दिन के बाद से हमारा एक दोस्त राज तो इतना डर गया कि वह हमें और इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला गया, और उस दिन के बाद हम दोनों को भी वह देहाती लड़का और लड़की सपने में दिखाई देते हैं। और यही सेम चीज विजय के साथ भी होती है। मैंने उन्हें वह बात भी बताई जो हॉस्पिटल से आने के बाद विजय ने मुझे बताई थी। वह काली परछाई वाली बात मेरे मुंह से वह सारी बातें सुनने के बाद विजय के पेरेंट्स का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। आश्चर्य और भय के मिश्रित भाव उन दोनों के चेहरों पर साफ नजर आ रहे थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हम दोनों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्या कहें, किन शब्दों में कहें, ये तय नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि विजय को एक लंबी काली परछाई नजर आती है जिसका कोई सिरा नहीं है, न सिर है और न पैर, बस दिखता है, तो एक काला बड़ा धुएं से घिरा एक इंसानी अक्ष, तब विजय के माता पिता के पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अंततः विजय के पिता ने किसी तरह उस असमंजस वाली स्थिति को काबू में करते हुए बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में बोलते हुए कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो सूरज, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनका सवाल सुनते ही मेरे बोलने से पहले मेरा दोस्त कमल बोला, कैसे बताते अंकल, कैसे बताते आपको? हमें तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह सच में हो रहा है या बस हमारा वहम है, क्योंकि उस खौफनाक इंसिडेंट को देखकर, उसे जीकर हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे, और वहां से लगभग 4 किमी तक हम पैदल भागते हुए आए थे। आप ही सोचिए अंकल, उस वक्त हमारे दिलों दिमाग की क्या कंडीशन रही होगी। उस वक्त हम सब इतना डर गए थे कि हमारा दोस्त राज तो यह शहर तक छोड़कर चला गया। उसने हम लोगों से सारे कांटेक्ट ही तोड़ दिए हैं। अरे सूरज ने तो 2 दिनों बाद अपनी जीप मंगवाई थी वहां से, और तो और उस खौफनाक इंसिडेंट के बाद से ही हमें वह भयानक सपने भी आने लगे हैं। लेकिन हम अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि जो सपनों के रूप में हमें दिख रहा है वह महज हमारा डर ही है या कुछ और। कमल की बात सुनकर अंकल भी सकते में आ गए। तभी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए विजय के पापा की तरफ देखते हुए मैं बोला, हाँ अंकल, कमल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग तो अब तक इन सारी चीजों को बस अपना वहम ही समझते रहे। वह तो जब विजय ने भी हमें अपने सपने वाली बात बताई तो हमारा दिमाग थोड़ा हिल गया, क्योंकि हम तीनों को एक ही जैसा बिल्कुल एज इट एज सपना आ रहा था, जबकि वास्तव में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक साथ 3 लोगों को एक जैसा सेम टू सेम सपना आए, उसमें थोड़ा सा भी चेंज ना हो। और दूसरा, जब विजय ने हमें उस काली परछाई वाली बात बताई तो हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि आखिर वह काली परछाई क्या चीज है, विजय का वहम या फिर कुछ और, क्योंकि हमें तो आज तक ऐसी कोई परछाई कभी दिखी ही नहीं अंकल। हमने ऐसी किसी काली परछाई को ना तो झील पर देखा था और ना ही कभी सपनों में। हम दोनों की बातें सुनकर विजय के माँ बाप बुरी तरह से डर गए। शायद उन्हें वह चीज समझ में आ गई थी जिसे हम दोनों, मैं और कमल, अभी तक ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। यही बात वो हमें समझाते हुए बोले, नहीं बेटा, ये तुम लोगों का वहम नहीं हो सकता। और जिस तरह से विजय की हालत हुई है उसे देखकर तो पक्का लग रहा है कि बात कुछ और है। मुझे लगता है हमें किसी ऐसे इंसान से संपर्क करना चाहिए जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखता हूं और उनसे डील करता हो। उनकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए कमल ने कहा, लेकिन अंकल, हम तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते जो इन चीजों से डील करता हो। उसकी बात सुनते ही विजय के पिताजी बोले, मैं किसी को जानता हूं, मेरे दोस्त का बेटा है, राघव सिंह राठौड़ सूरज। शायद तुम उसे जानते होंगे। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करता है। वो जरूर इस सब में हमारी मदद कर सकता है। उनकी बात सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ा, नहीं अंकल, मैं नहीं जानता किसी राघव सिंह राठौड़ को। लेकिन अगर ऐसा है अंकल तो फिर देर किस बात की है? आप अपने दोस्त के बेटे को बुलाइए,
हम भी उससे मिलना चाहते हैं। बीते दिनों से जो हम दोनों के साथ हो रहा है और जो विजय के साथ हुआ और हो रहा है, आखिर वह सब है क्या? एटलीस्ट हमें पता तो चले कि आखिर बात क्या है और यह चीजें क्यों हो रही हैं हमारे साथ। मेरी बात सुनते ही विजय के पिता ने अपने दोस्त को फोन मिलाया और उनसे उनके बेटे का कांटेक्ट नंबर लेकर उन्होंने राघव से संपर्क किया। फोन पर ही उन्होंने राघव को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर राघव भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका और वह उसी दिन हमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। राघव और हमारे बीच यह तय हुआ कि वह हम विजय के घर पर ही मिलेंगे, जहां वह हम लोगों से बात भी कर लेगा और विजय को भी देख लेगा। इसलिए उस दिन हम विजय के घर पर ही रुके। दोपहर होते होते दिए हुए वक्त पर राघव अपनी टीम के साथ विजय के घर आ पहुंचा। उसकी टीम में उसका दोस्त भुवनेश और एक साइकिक मीडियम सिद्धार्थ भी थे। यहां मैं आपको बता दूं, साइकिक मीडियम वह होता है जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, मतलब दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में एक पुल की तरह। राघव की टीम में यह काम उसका दोस्त सिद्धार्थ करता था, जो उसकी टीम का सबसे अहम हिस्सा था। राघव और उसकी टीम ने आते ही सबसे पहले विजय के पिता से ऊपरी तौर पर थोड़ी बातचीत की और फिर सीधे विजय को ऑब्जर्व करने उसके रूम की तरफ चल दिए। मैं और कमल भी उन चारों, मेरा मतलब विजय के पिताजी और राघव की टीम के पीछे पीछे उसके रूम में पहुंचे, जहां विजय बिस्तर की बजाय जमीन पर उल्टा पड़ा था और अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाकर जोर जोर से जमीन पर मार रहा था, जिसकी वजह से उसकी अंगुलियां फ्रैक्चर हो गई थी और उनमें से खून भी निकल रहा था। उसके पिताजी ने जब यह सब देखा तो उनके होश ही उड़ गए और वे तुरंत विजय को यह सब करने से रोकने के लिए उसकी ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश की, विजय ने उसी हाथ से उसी सिचुएशन में ऐसे ही औंधे मुंह पड़े पड़े ही एक जोरदार झटके के साथ उन्हें दूर पटक दिया, जिससे असंतुलित होकर वे थोड़ा दूर झटके के साथ जमीन पर गिर पड़े, जिसे देखकर हम सब घबरा ही गए। मैंने और कमल ने जाकर उन्हें संभाला। उन्हें संभाल कर उठाते हुए हमने कहा, अंकल उठिए, संभालिए खुद को। राघव और उसकी टीम उस वक्त विजय को ऑब्जर्व कर रहे थे। मैं और कमल भी बड़े ही आश्चर्य से विजय की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपने पिता को धक्का मारकर गिरा दिया था, लेकिन वो अब भी वहीं अपनी मुट्ठी को जोर जोर से फर्श पर पटके ही जा रहा था। उसे यह हरकतें करते देख राघव कुछ देर चुप रहकर बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसका दोस्त भुवनेश उसकी हरकत की रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसका तीसरा दोस्त सिद्धार्थ, उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, चेहरे पर बेचैनी और ललाट पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत तेज प्यास लग रही है और उसका कंठ सूख रहा है। यह देख मैंने वहीं रखी एक पानी की बोतल उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे पानी ऑफर किया। उस बोतल को देखकर सिद्धार्थ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसे हाव भाव थे जैसे जिंदगी में पहली बार उसने पानी की बोतल देखी हो। उसके चेहरे पर उभरे यह हाव भाव देखकर मैं तो पूरी तरह से अचरज में पड़ गया था और इसी क्रम में उसकी ओर देखते हुए मैंने कहा, क्या हुआ? तुम पानी की बोतल को इस तरह से घूर क्यों रहे हो? मेरा सवाल सुनते ही उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल उसने मेरे चेहरे से नजरें फेरते हुए अपने दोस्त राघव और भुवनेश की तरफ देखा। तीनों इस तरह से आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हों। उन तीनों की इस नजरों वाली गुफ्तगू को देखकर हम तीनों, मैं, मेरा दोस्त कमल और विजय के पापा, हम तीनों भी हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी राघव और उसका दोस्त सिद्धार्थ चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे उनका तीसरा दोस्त भुवनेश भी कमरे से बाहर निकल गया। उन तीनों की यह हरकत देखकर हम तीनों को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर भी मन महसूस कर हम तीनों भी उन तीनों के पीछे कमरे से बाहर निकल कर आए। बाहर आते ही राघव हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से थोड़ी दूर ले आया। विजय के पापा ने उससे पूछा भी कि आखिर वह हम लोगों को कहां लेकर जा रहा है, फिर भी उसने हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि उसे हम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हम लोग विजय के घर से तकरीबन 1.5-2 किमी दूर आ गए थे।
तब राघव ने एक खुली शांत जगह देखकर अपनी कार रोकी। उसके बाद उसने अपने दोस्त सिद्धार्थ की तरफ देखा और उससे पूछते हुए बोला, क्या अब भी हमारे साथ कोई और मौजूद है सिद्धार्थ? उसकी बात सुनते ही उस पर जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने बारी बारी से पहले हम सबकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। हम तीनों को तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग कर क्या रहे थे। हम तीनों तो बस उन तीनों की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे और खुद भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि यह सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई और हैरान कर देने वाली थी। सिद्धार्थ काफी देर से यूं ही आंखें बंद करके इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। राघव और भुवनेश बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे, मानो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हों। हम तीनों भी बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से उन तीनों की तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ इधर उधर देख लेने के बाद बड़ी ही सदी हुई नजरों से राघव की तरफ देखते हुए उतने ही गंभीर शब्दों में बोला, यहां सब ठीक है राघव, हम यहां बात कर सकते हैं। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए राघव बोला, तो फिर बताओ ना सिद्धार्थ, विजय के साथ आखिर हो क्या रहा है? आखिर ऐसी कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है उसके साथ जिसने एक जीते जागते इंसान को बिल्कुल सड़ा दिया है? उसके शरीर से बदबू आने लगी है। आखिर ऐसी कौन सी पैशाचिक शक्ति जुड़ गई है उसके साथ जिसने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी है? राघव का सवाल सुनते ही उसकी ओर देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं राघव, अभी तक मुझे बस इतना ही समझ आया है कि उसके साथ कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल एनर्जी है जो उसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। वह जब चाहे उसे पजेश करती है और जब चाहे उसे होश में लाकर डराती है। वह उसे मानसिक रूप से पूरी तरह डिस्टर्ब कर देना चाहती है। राघव यार, उसके साथ जो पैशाचिक शक्ति जुड़ी हुई है वह बहुत ही ज्यादा भयानक और शैतानी ताकत है। जब वह उसके शरीर से बाहर निकलकर उसे डराती है तो उस डर की इंतहा इतनी होती है कि विजय के दिमाग का उसके शरीर पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। डर के मारे उसका पेशाब तक छूट जाता है। कभी भी और कहीं भी वह एनर्जी जो कोई भी है, वह यह सारी चीजें करके उसे लोगों से दूर कर देना चाहती है ताकि उसे पूरे जमाने से काटकर अपने साथ ले जा सके। सिद्धार्थ की बातें सुनकर विजय के पिताजी बेहद डर गए और राघव की तरफ देखते हुए बोले, राघव बेटा, विजय मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज सेव हिज लाइफ, कुछ भी करो लेकिन उसे बचा लो बेटा। उसके सिवा हमारा इस दुनिया में हर कोई नहीं है, बस नहीं हमारा सहारा है। विजय के पिताजी की बात सुनते ही राघव उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी विजय को इस मुसीबत से बाहर निकाल लाएंगे। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम और कुछ बता सकते हो इस बारे में कि आखिर वह एनर्जी क्या है, कैसी है? कुछ भी ऐसा जिससे हमें यह पता चल सके कि हमें किस दिशा में काम करना है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए बोला, मैं पक्का तो नहीं बता सकता राघव, लेकिन मुझे लगता है कि वह जो भी एनर्जी है उसका संबंध पानी से है, क्योंकि मुझे अपने ध्यान में सिर्फ पानी ही पानी दिखा, जैसे कोई बड़ा सा तालाब हो या फिर कोई नदी। सिद्धार्थ की बात सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ा, हां तुम ठीक रहते हो सिद्धार्थ, उस एनर्जी का संबंध पानी से ही है। दरअसल 1 महीने पहले हम शहर से 4 किलोमीटर दूर उस रूहानी झील पर गए थे। वो झील जो अपनी रहस्यमयी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहां हमारे साथ बहुत सी अननेसेसरी चीजें भी हुई। कहते हुए मैंने विजय के पिताजी सिद्धार्थ, राघव और भुवनेश को उस दिन हमारे साथ घटी सारी अजीबोगरीब घटनाओं का वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर विचारों के चारों दंग रह गए और विजय के पिताजी मुझे डांटते हुए बोले, ये सारी चीजें तुम्हें हम लोगों को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। सूरज, अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज मेरे बेटे की यह हालत ना हुई होती। ये सारी चीज तुमने मुझे तब बताई जब मैंने कुरेद कुरेद कर इस बारे में तुम लोगों से पूछा। कहते हुए उन्होंने हमारे सामने अपने हाथ जोड़ दिए और हमारी मतलब मेरी और कमल की तरफ देखते हुए बोले, अगर अब भी कुछ ऐसा है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो या बताने में हिचकिचा रहे हो तो प्लीज प्लीज सब कुछ बता दो, ताकि मेरे बेटे को इन सब चीजों से मुक्ति मिल सके। उन्हें इस तरह रिएक्ट करते देख मैंने उनसे कहा, प्लीज अंकल, प्लीज हमें गलत मत समझिए, लेकिन सच बात तो यह है कि हम आपको बताते तो क्या बताते जब हम खुद कुछ नहीं जानते थे। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो बस उस खौफनाक सपने ने ही परेशान किया है। हमने रात से भी इस बारे में बात की थी, उसे भी बस वही सपना आता था। उसके अलावा
हम तीनों के साथ और कुछ भी नहीं हुआ। पर पता नहीं विजय के साथ यह सब क्यों हो रहा है, और अब तो वह इस हालत में भी नहीं है कि हम लोगों को इस बारे में कुछ बता सके। मेरी बात सुनते हैं? राघव मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या नाम बताया तुमने उस आदमी का जिसका नाम उस देहाती थी लड़की ने पुकारा था? मैंने कहा। धर्म बड़े ही गंभीर स्वर में सख्त निगाहों से देखते हुए राघव ने कहा, हमें इस धर्म की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, तभी इस राज पर से पर्दा उठेगा। उसकी बात सुनते ही हमारी, मेरी, कमल की और विजय के पिताजी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वहीं दूसरी तरफ राघव का दोस्त सिद्धार्थ और भुवनेश बड़े पेशेंस से उसकी बात सुनकर उस पर अपनी सहमति जता रहे थे। उन तीनों ने सारी बातें तय करते हुए वहीं उसी सुनसान जगह पर धर्म की आत्मा को बुलाने का फैसला किया। इस काम के लिए उन लोगों ने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी जगह पर धर्म की आत्मा को बुलाया। उन लोगों के साथ हम तीनों भी अपने हाथ एक दूसरे के हाथ से मिलाते हुए एक सर्कल में बैठे थे, और राघव ने हमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने हाथ नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो सर्कल होता है जो मैनमेड होता है। बहुत सारे इंसानों की इकट्ठी ऊर्जा आने वाली पैशाचिक ऊर्जा से एक दूसरे की सुरक्षा करती है। राघव के पुकारने पर वहां अचानक बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी। वह एरिया एक खुला मैदान था जहां सूखे पत्ते और धूल मिट्टी बिखरी पड़ी थी। बस उस एरिया में इतनी तेज हवा चलने के कारण धूल के बड़े बड़े बवंडर उठने लगे और सूखे पत्ते सरसराहट की आवाज करते हुए आसमान की ऊंचाइयां छूने लगे। मैं, कमल और विजय के पिताजी यह सब कुछ पहली बार देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत तेज आंधी चल रही है, पर अचानक आंधी कैसे आ सकती है, ये बात हम तीनों को आंख भी रही थी और डरा भी रही थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया और ओएजा बोर्ड पर हरकत होना शुरू हो गई, जिसे देखकर राघव ने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिए। क्या तुम धर्म हो जिसका वास रूहानी झील पर है? राघव का सवाल सुनते ही ओएजा बोर्ड पर रखी कौड़ी अपने आप उस पर लिखे वर्ड्स पर मूवी होने लगी और सीधे जाकर यस वाले कॉलम के नीचे रुकी। जब यह बात कंफर्म हो गई कि वह आत्मा धर्म की ही है, तो राघव ने उससे अपना अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारे साथ और कोई एंटिटी यहां पर मौजूद है? राघव का अगला सवाल सुनते ही ओएजा बोर्ड पर फिर से मूवमेंट होना शुरू हो गई और उस आत्मा ने जवाब दिया, नो। उस लकड़ी के बने तख्ते पर लिखे कुछ वर्ड्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स की मदद से वो आत्मा हमारे साथ करण विशेषण कर रही थी। वह कौड़ी अपने आप चल रही थी। यह देख हम तीनों को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, लेकिन राघव उससे लगातार अपने प्रश्न पूछे जा रहा था। जब उस आत्मा ने उसके दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया तो उससे अपना अगला सवाल करते हुए राघव ने कहा, क्या तुमने विजय को पजेस किया है? राघव का सवाल सुनते ही ओएजा बोर्ड पर एक बार फिर वह कौड़ी अपने आप चलते हुए नो के कॉलम के नीचे रुकी। धर्म की आत्मा से यह जवाब पाते ही राघव ने बड़ी हैरानी के साथ फिर से सवाल करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? उस दिन तुम और तुम्हारे साथ एक देहाती थी लड़की, शायद वह भी तुम्हारी ही तरह एक आत्मा है। तुम दोनों ही दिखे थे ना विजय? राज, सूरज और कमल को उस रूहानी झील पर राघव का बात सुनते ही एक बार फिर हरकत हुई और कौड़ी जाकर यश के कॉलम के नीचे जाकर रुकी और फिर उसके बाद कोड अल्फाबेट्स का यूज करते हुए सेंटेंस बनाने लगी। उस ओइजा बोर्ड के माध्यम से धर्म की आत्मा ने राघव के सवालों का जवाब देते हुए हमें बताया कि उसके साथ उस झील पर एक और आत्मा का वास है जो उसकी प्रेमिका है, लेकिन उसने या उसकी प्रेमिका ने विजय को पजेस नहीं किया है। वह और उसकी प्रेमिका तो बस उन सबको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाकर वहां से भगाना चाहते थे, क्योंकि उसे झील पर एक महाभयंकर जल पिशाच का भी वास है जो वहां किसी जीव को पनपने ही नहीं देता। उस झील को पार करके कोई परिंदा भी कभी जिंदा उस पार कभी गया ही नहीं। जब राघव ने धर्म की आत्मा के सारे जवाब सुने तो उसे सारी बात खुद ब खुद क्लियर हो गई और उसने अपना अगला सवाल करते हुए धर्म की आत्मा से पूछा, लेकिन तुम और तुम्हारी प्रेमिका इन लोगों को वहां से क्यों भागना चाहते थे? और दूसरी बात कि अगर तुम दोनों सिर्फ इन्हें बचाना चाहते थे तो फिर अब तक तुम दोनों ने इन सब का पीछा क्यों नहीं छोड़ा? क्यों हर रात सपने में आकर इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हो? उसके सवाल सुनते ही उस ओएजा बोर्ड पर कौड़ी फिर से तेज गति से चलते हुए सेंटेंस बनाने लगी। इस बार उस ओएजा बोर्ड के माध्यम से जवाब देते हुए उस आत्मा ने बताया कि वह और उसकी प्रेमिका उस झील पर आने वाले हर इंसान को सतर्क करती है और अपनी
मौजूदगी का एहसास करवाती है ताकि उनका एहसास पाकर वह इंसान जल्द से जल्द वह जगह छोड़ दें। क्योंकि अगर गलती से किसी इंसान ने उस झील के पानी को छुआ तो वह उस जल पिशाच के हाथों पजेस हो जाएगा और फिर उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। विजय के साथ भी यही हुआ। उसने उस झील के पानी को छुआ और वह जल पिशाच उसके रोम छिद्रों से होते हुए उसके शरीर में उतर गया। अब तो उसका वास विजय के रोम रोम में है। वह तब तक विजय के शरीर को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी जान न ले लें। धर्म की आत्मा ने सारे रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा। उस वेजा बोर्ड के माध्यम से यह जवाब मिलते ही मेरा और कमल का माथा ठनका, क्योंकि यह बात हम दोनों जानते थे कि विजय ने ही उस झील पर जाकर अपना चेहरा और हाथ पैर धोए थे फ्रेश होने के लिए। बाकी हम तीनों में से किसी ने भी उस झील के पानी को छुआ तक नहीं था, और बस यही एक कारण था कि हम तीनों तो उस जल पिशाच के हाथों बच गए, लेकिन विजय उसका शिकार हो गया। यही बात, और जब ओएजा बोर्ड के माध्यम से धर्म की आत्मा ने भी हमें बताई तो सारी बात क्लियर हो जाने पर राघव ने धर्म की आत्मा को वापस जाने की कमांड दी और ओएजा बोर्ड के उस चक्र को खत्म किया। अब हम सबके सामने सारी बातें क्लियर थीं। मन में कोई शक नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ था, और धर्म की आत्मा ने उस ओएजा बोर्ड के माध्यम से उसे सब कुछ कह सुनाया था जो उस दिन हमारे साथ घटा था। इसीलिए शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमें राघव और उसकी टीम पर पूरा भरोसा हो गया था। धर्म की आत्मा के चले जाने के बाद राघव ने सिद्धार्थ से पूछा, सौभाट सिद्धार्थ, अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? जल पिशाच एक बहुत बड़ी शैतानी शक्ति होती है, उससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, खासकर तब जब वह इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाए। उसके बाद उसे उस इंसान के शरीर से अलग करना लगभग नामुमकिन है। उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए सिद्धार्थ तुरंत बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट राघव। हम उस एनर्जीज का सामना नहीं कर सकते। इस काम के लिए हमें किसी ऐसे इंसान को चुनना होगा जो इस तरह की एनर्जीज से डील करता हो। हम उस जल पिशाच का सामना नहीं कर सकते, और सबसे खास बात तो यह है कि हमें जो करना है वह बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि वह जल पिशाच विजय के शरीर में रहकर लगातार उसके खून को पानी कर रहा है, उसके अंगों को गला रहा है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है राघव। विजय के पिता ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, पर आखिर हम ऐसा इंसान ढूंढेंगे कहां? ओझा, तांत्रिक, फकीर, बाबा आदि पर मुझे कुछ खास भरोसा नहीं है। इनमें आधे से ज्यादा लोग ढोंगी होते हैं। मुझे और कमल को भी उनकी बातें ठीक लगी, लेकिन अगर कोई ओझा, तांत्रिक, फकीर, बाबा नहीं तो फिर कौन? फिर ऐसा कौन था जो हमारी मदद कर सकता था इस काम में? अभी हम लोग बस इन सब चीजों के बारे में डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी विजय के पापा के फोन पर उसके घर से उसकी मां का फोन आया। वे बेहद घबराई हुई थीं और लगभग हाफ विजय के पापा को जल्दी से जल्दी घर पर आने की बात कह रही थी। विजय के पापा ने उनकी आवाज सुनी तो फिर वे खुद भी बेहद घबरा गए और उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए इंसिस्ट किया। हम लोग भी तुरंत राघव की गाड़ी से विजय के घर की तरफ लौटे, लेकिन हमें घर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। तब तक घर के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी। इतने सारे लोगों को वहां देखकर हम सबका दिल बैठ गया। हम सब समझ गए थे कि जरूर अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, पर क्या यह हम नहीं जानते थे। लेकिन अब घर में अंदर की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ना हमारे लिए किसी पहाड़ पर चलने जितना भारी हो रहा था। हम आसपास लोगों की तरफ नजरें दौड़ाकर उनसे पूछ रहे थे कि बात क्या है, लेकिन लोग हमसे नजरें मिलते ही अपनी नजरें झुका रहे थे। ऐसे में हम समझ गए कि अंदर गए बिना हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, और हम सब जल्द से जल्द अंदर की तरफ भागे। वहां जाकर हमने जो नजारा देखा वो जितना ज्यादा भयानक था उतना ही ज्यादा अविश्वसनीय भी था। हमने देखा विजय के कमरे के दरवाजे का कुंडा निकला हुआ है और दरवाजा खुला पड़ा है। वही फर्श पर बैठी उसकी मां बदहवास सी जोर जोर से रो रही है। यह सब देखकर हम सबकी जान हलक में आ गई। हम अच्छी तरह समझ गए थे कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। हम सब सहमे सहमे से कदम बढ़ाते हुए विजय के कमरे की तरफ बढ़े। विजय के कमरे में पहुंचते ही हम सब ने जो देखा उसे बताने के लिए शायद मेरे शब्द ही कम पड़ जाएं। उस दिन से पहले ऐसा भयानक मंजर हम लोगों में से किसी ने कभी नहीं देखा था। राघव और उसकी टीम ने भी नहीं।
दरअसल उस पूरे कमरे में पानी ही पानी भरा हुआ था और विजय की लाश ऊपर छत पर लगे सीलिंग फैन से लटक रही थी। वह भी ऐसे जैसे बन ठठन कर वह किसी लंबी यात्रा पर निकल गया हो। बिल्कुल नए कपड़ों में सज स्वर कर, बड़ा ही स्ट्रांग फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लगाकर, अच्छी तरह से बाल बनाकर, टाई घड़ी और नए जूते पहनकर उसने बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से सुसाइड किया था। उसकी यह हालत देखकर और उसके सुसाइड करने के ढंग को देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। पुलिस भी यह सारी चीजें देखकर पूरी तरह से हैरान थी। लोगों ने इन सारी चीजों को विजय की दिमाग की हालत समझ लिया था, लेकिन सच क्या था वो अब हम सब जानते थे। उसे इस तरह से पंखे से लटकता देख उसके पिताजी की हालत खराब हो गई। जहां एक ओर वो उसे बचाने की कोशिश करने में लगे थे और जब तक सच उनके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। या फिर यूं कहें कि वह एनर्जी जो विजय के साथ जुड़ी हुई थी वह हम सबसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फास्ट थी। इससे पहले कि हम ऐसे किसी इंसान को ढूंढते जो उससे डील करने में हमारी मदद कर सकता था, उस एंटिटी ने उस जरिए को ही खत्म कर दिया। जबकि राघव और सिद्धार्थ ने इस संबंध में उस घर पर कोई बात नहीं की थी। यहां तक कि उस खुले एरिया में भी इस बारे में बात करने से पहले पूरी एहतियात बरती थी। पर बावजूद इसके उस जल पिशाच ने शायद उन लोगों की मंशा को पहले ही भांप लिया था और उसने बड़े ही अजीब तरीके से विजय को खुद अपनी ही जान लेने के लिए तैयार भी कर लिया था। इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा अजीब था तो उस कमरे में बिखरा हुआ पानी, क्योंकि वह पानी नल से भरा हुआ नहीं था। वो पानी किसी झील या तालाब के पानी जैसा नमकीन और काई वाला था, जिसमें धूल भी थी और मिट्टी भी। उस रूहानी झील के उस खौफनाक सफर में हमने अपने दो दोस्तों को खाया। एक जो जिंदा होते हुए भी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और दूसरा जिसने 1 महीने तक तड़प तड़प कर खुद ही अपनी जान ले ली। वह भी बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से। उस हादसे के बाद हमें समझ आया कि हमें ऐसी चीजों को कभी नहीं जीना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते या फिर जो हमारे बस के बाहर हो। हम भी उस झील के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानते थे, लेकिन उन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमने उस भूतहा झील पर जाने का वह बेवकूफी भरा प्लान बनाया और उसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ा ये आप लोगों के सामने है। लेकिन इस सब में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी हुई थी। जब विजय की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को देखकर पुलिस के साथ साथ हम सब लोग भी जो उसके साथ जुड़े हुए थे हैरान होकर रह गए, क्योंकि हम सब की आंखों के सामने विजय की लाश को सीलिंग फैन से उतारा गया था और पूरे कमरे में पानी ही पानी होने के बावजूद उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। लेकिन बावजूद इसके उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण दम घुटना नहीं बल्कि फेफड़ों में पानी भर जाना था। मतलब उसकी मौत विल पाइप डैमेज होने की वजह से नहीं, डूबने की वजह से हुई थी। इस बात ने हम सबको बिल्कुल शॉक्ड करके रख दिया था। हम सब बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर हम यह मान भी लें कि कमरे में भरे पानी में डूबने से उसकी मौत हुई थी तो उसके कपड़े गंदे और गीले होने चाहिए थे। लेकिन उसकी मौत के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, अगर वह डूब कर मरा था तो उसकी लाश को सीलिंग फैन से किसने लटकाया, क्योंकि उसके कमरे में जाने का सिर्फ वो एक ही दरवाजा था जो उसकी मौत के वक्त अंदर से बंद था, जिसका कुंडा तोड़कर लोग अंदर उसके कमरे में पहुंचे थे। और दूसरी वह खिड़की जिससे उसकी मां ने उसे पंखे से लटकते हुए देखा था और उस पर लोहे की सख्त ग्रिल लगी हुई थी जिससे किसी इंसान का बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब यह तो साफ था कि उस दिन उसके कमरे में बाहर से तो कोई अंदर गया ही नहीं। विजय की मां के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़ कर आए और वे लोग ही कमरे का दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में पहुंचे थे। ऐसे में हर किसी के लिए विजय की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। कोई नहीं जानता आखिर उस दिन उस कमरे में उसके साथ क्या हुआ था। वो विजय जो पानी को देखते ही डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता था, पानी पीने से भी डरता था। आखिर इतना सारा पानी कहां से आया उसके कमरे में? उसने इतना सज धज कर अपनी जान क्यों ली? क्या उसे पहले से ही पता चल गया था कि वह एक कभी ना खत्म होने वाले लंबे सफर पर जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वह सीलिंग फैन से लटक कर मरा या फिर पानी में डूबने से। विजय की उन रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गई जो बीते 5 सालों में आज भी जस के तस बने हुए हैं। इन सवालों का बस हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब है जो
उस दिन राघव की टीम के सामने उस ओएजा बोर्ड के माध्यम से उस रूहानी झील पर बसने वाली धर्म की आत्मा ने हमें बताया था, और वह था जल पिशाच। साथियों, अब आपको एहसास हो गया होगा कि क्यों मैं अक्सर आपको कहता हूं कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा हॉरर चीज घटित होती है। अब क्योंकि पहले वाले लोग तो इन चीजों को मानते हैं, लेकिन आज के जमाने के लोग इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए चलते हैं। और यहां पर भी इन चारों दोस्तों ने यही सबसे बड़ी गलती की। अगर ये मान लेते कि भाई वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है, तो शायद इनके दो दोस्त इसे कभी जुदा नहीं हो सकते थे। लेकिन एक वह दोस्त जो बिना बताए पूरा शहर छोड़कर ही दूर चला गया, और ना ही उसने कभी कांटेक्ट किया। अब पता नहीं वह भी जिंदा है या नहीं, या उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो गई हो जैसा शायद इनके साथ हुई है। और दूसरा दोस्त था जिसको बचाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वह बच नहीं सका, बल्कि वह तो पूरी चीज जान ही नहीं पाए उससे पहले ही उस जल पिशाच ने उनको नष्ट कर दिया। तो कभी भी ऐसी राजस्थान की नई जगह पर आए तो वहां के बारे में अच्छी सी रिसर्च करें। और हाँ, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। हालांकि मैं नहीं कहता कि अंधविश्वास में विश्वास करो, हर चीज को अच्छे से देखो, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जिनके बारे में आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते। कई ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी समझ से अभी बाहर है। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूं और पेशे से एक कार ड्राइवर हूं, जिसे आम बोलचाल में लोग टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। वैसे मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन आज से कई साल पहले मेरे पिताजी हीरो बनने के चक्कर में मुंबई आए थे। वह हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन एक ड्राइवर जरूर बन गए, और उन्हीं की बदौलत मैं भी एक ड्राइवर बन गया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी को देखकर मैंने ड्राइवर बनने का जो सपना देखा था वह पूरा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी ड्राइविंग लाइफ में मेरे साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसके होने के बाद मुझे इस दुनिया के पर्दे के पीछे चलने वाली एक दूसरी दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वह दुनिया दिखने में इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैं उस दुनिया के लोगों से रूबरू हुआ तो वह लोग दिखने में इतने ज्यादा भयंकर और डरावने थे कि अगर अकेले में रात के समय कोई भी इंसान उन लोगों से आमने सामने हो जाए तो उनको देखकर उसकी तो वहीं पर हार्ट अटैक आने से मौत हो जाएगी, क्योंकि उस दुनिया को देखकर डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पता नहीं जब मेरे साथ अब घटना हुई तो उस वक्त मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया, और उस वक्त में कैसे बच गया। उस दिन में बच गया, इसी वजह से आज आप लोगों को मेरे साथ हुई वह आप भीति में बता पा रहा हूं। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वह आज से कुछ साल पहले की है। जब वह घटना मेरे साथ हुई तो मुझको इस चीज का एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है जो कि कभी भी फूट सकता है। तो इसीलिए जिंदगी को हर पल हंसी खुशी और खा पी कर जीना चाहिए, क्योंकि जीवन में कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए और कब आपको इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाए, इस चीज का कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक भी जी रहे हो हंसी खुशी और मस्ती से जियो, क्योंकि आपको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगले कौन से पल में आपकी मौत हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब चीजों का इतना ज्यादा अनुभव कहां से आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ उस एक घटना ने मुझे इन सभी चीजों का इतना ज्यादा अनुभव करा दिया है कि उसके होने के बाद मैं ना ही तो ये सोचता हूं कि मैं कितने दिन जीऊंगा, और ना ही मैं ये सोचता हूं कि मैं मेरे जीवन में आगे ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, क्योंकि इंसान का सोचा हुआ कभी भी उसके साथ नहीं होता है। मुझे कार ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 7-8 सालों में मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे डर का थोड़ा बहुत भी एहसास हो। लेकिन आज से लगभग 2.5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि इंसान को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके साथ कभी भी उस स्तर की घटना हो सकती है जिस स्तर पर उसको डरना पड़ सकता है। मैं भी हमेशा लोगों से यही कहता था कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता है, और मैं रात को गाड़ी चलाकर कहीं भी जा सकता हूं। ना ही तो मुझे किसी रास्ते का डर लगता है और ना ही किसी और चीज का। लेकिन जब मेरी साथ वह घटना हुई तो उस घटना के होने के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि डरना जरूरी है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक कार ड्राइवर हूं,
और मैं अपनी कार को अक्सर लंबी लंबी बुकिंग में चलाया करता हूं और मेरी कार को सिर्फ वही लोग लेकर जाते हैं जो किसी लंबी दूरी पर घूमने के लिए या फिर किसी अन्य काम से जाते हैं। आज मुझे कार चलाते हुए काफी साल हो चुके हैं, तो अब इस मार्केट में मेरी काफी अच्छी खासी पहचान भी हो चुकी है और इसी वजह से अब आए दिन मेरे पास बुकिंग आती ही रहती है। और इसी तरह एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें कि मेरा ही एक आदमी मुझे फोन करके कहता है कि अरे नरेश, एक बुकिंग है, अगर तू कहे तो उसको फिक्स कर दूं। तभी मैं उससे पूछता हूं कि पहले बुकिंग के बारे में बताओ कि बुकिंग कहां की है और कितने लोग हैं। तो वह मुझसे कहता है कि 5 लोग हैं और उन्हें कोलकाता जाना है। जब मैं उस आदमी के मुंह से यह बात सुनता हूं तो मैं उससे कहता हूं कि अगर उन्हें कोलकाता ही जाना है तो वह मुंबई से इतनी दूर कार से ही क्यों जाना चाहते हैं, उन्हें तो कोई प्लेन या फिर ट्रेन की टिकट करवा लेनी चाहिए। तो वह आदमी मुझसे कहता है कि वह लोग टूरिस्ट हैं और यहां पर घूमने के लिए आए हैं और इसी वजह से सफर भी काफी लंबा रहेगा। वह बीच बीच में उनकी जो जगह फिक्स की हुई है उनके ऊपर घूमते हुए जाएंगे, तो इसी वजह से तेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब उन दिनों एक तो बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। तभी मैं उस आदमी से कहता हूं कि यार, आज तो वैसे ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में इतने लंबे सफर पर निकलना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो वह आदमी मुझसे कहता है कि अरे, तू इस चीज की इतनी क्यों सोच रहा है, सामने वाली पार्टी काफी अच्छी खासी पैसों वाली है और बुकिंग के पैसों के अलावा तुझे और भी कई टिप वगैरह मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से तुझे इस बुकिंग को डन कर देना चाहिए। जब उस आदमी ने मुझसे इतना कहा तो फिर मैं उसको हाँ कर देता हूं, क्योंकि वह हमेशा मुझे महीने में 5-7 बुकिंग दिलवा रहता है और अगर मैं उसको इस चीज के लिए मना कर देता तो फिर क्या पता आगे चलकर वह मुझे कोई बुकिंग दिलवा आता या फिर नहीं दिलवा। इसीलिए मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, तुम उन लोगों से हाँ कह दो और उन लोगों से यह पूछकर मुझे बता देना कि मुझे कब, कहां और कितने बजे पहुंचना है। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि मेरे पास उन लोगों का एड्रेस है और मैं तुझे वह मैसेज कर रहा हूं, तू उस एड्रेस पर आज रात को ठीक 2 बजे पहुंच जाना। उस आदमी के इतना कहने पर मैं उसको तो हाँ कहकर फोन काट देता हूं, लेकिन फोन काटते ही मेरा दिमाग थोड़ा ठनक है और मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि उन लोगों को रात के 2 बजे ही अपने घर से क्यों निकलना है, वह लोग दिन के समय भी तो निकल सकते हैं। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे फोन की मैसेज वाली रिंगटोन बजती है और उस रिंगटोन के बजते ही मैं फोन की तरफ देखता हूं तो उसमें उस आदमी का मैसेज आया हुआ था और उसने उन लोगों का एड्रेस मुझे भेज दिया था जहां से जाकर मुझे उन लोगों को पिकअप करना था। अब उस मैसेज के हिसाब से मुझे उसी रात 2 बजे उस जगह पर पहुंचना था और उन लोगों को वहां से अपनी कार में बैठाना था। दरअसल मेरे पास एक 7 सीटर कार है और इसी वजह से 5 लोगों के होने के बावजूद भी मैंने उस आदमी को इस बुकिंग के लिए हाँ कर दी थी। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो रात के 12 ये तो बजते ही मैं उस एड्रेस के लिए अपनी कार को लेकर अपने घर से निकल जाता हूं, क्योंकि उस एड्रेस का डिस्टेंस मेरे घर से लगभग 2 घंटे का था। अब मैं कार चलाते हुए फिर से अपने दिमाग में वही चीज सोच रहा था कि इन लोगों को अगर कहीं घूमने के लिए निकलना ही था तो इन्होंने मुझे दिन में क्यों नहीं बुलाया, आखिर रात में ही क्यों बुलाया। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन के वक्त तो सोता रहता है और रात के वक्त पूरी रात जागता रहता है और पूरी रात चलता है। यानी कि मुंबई में लोग जितना दिन के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उससे कई गुना ज्यादा रात के वक्त निकलते हैं, क्योंकि देखने में मुंबई रात के वक्त ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं और उन हादसों के होने के बाद जो भी लोग उनके बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में सुनते ही उनका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस चमकती धमका मुंबई की चकाचौंध के पीछे कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसका उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था और शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि आज मैं जिस बुकिंग पर जा रहा हूं वह शायद मेरे जीवन की आखिरी बुकिंग होने वाली है। जब मैं अपने दिमाग में यह चीज सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे के वक्त ही क्यों बुलाया, तो तभी इसके साथ साथ ही मेरे दिमाग में एक ख्याल और आता है कि इन रईस लोगों के यही शौक होते हैं, दिन में तो सारे दिन सोते रहते हैं और रात के वक्त भूतों की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दिमाग में सोची हुई यह एक लाइन आगे चलकर मेरे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। दरअसल जब समय के साथ साथ मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वह एड्रेस एक सुनसान गली का है और वह इलाका भी उस चमक धमक व मुंबई से काफी दूर था। और उस सुनसान इलाके को देखकर मैं सोचता हूं कि यह भी मुंबई का ही एक हिस्सा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि
मुंबई तो रात के वक्त इतनी ज्यादा चमकती है कि उसको देखकर बाहर से आया हुआ आदमी तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि यह दिन हो रहा है या रात। और इस मुंबई में यह एक ऐसी जगह थी जहां पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। और उस गली में जब मैं अपनी कार लेकर गुजर रहा था तो मैंने कार चलाते हुए ही उस गली के मकानों में दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वह मकान दिखने में काफी ज्यादा सुनसान और पुराने दिखाई दे रहे थे और किसी भी एक सिंगल मकान में भी लाइट नहीं जली हुई थी। उस जगह को देखकर पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कि गांव में रात के उस वक्त इतना सन्नाटा फैला रहता है, उसी तरह उस जगह पर भी उस रात उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उस एड्रेस में जितने मकान नंबर पर मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था उस मकान नंबर पर मैं पहुंच जाता हूं और उस मकान नंबर पर पहुंचकर मैं अपनी कार का हॉर्न बजाता हूं। और जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे, यानी कि मैं उस एड्रेस पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अब मैंने अपनी कार का 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार को वहीं पर बंद कर दिया और क्योंकि मैं इतनी दूर से कार चलाकर आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोग अपने टाइम पर बाहर अपने आप ही निकल आएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। इसके बाद मैं अपनी सीट को थोड़ा पीछे की तरफ करके कार में ही लेट जाता हूं और तभी पता नहीं अचानक मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में मेरी कार के शीशे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जब मैं अचानक से उठकर देखता हूं तो शीशे के बाहर का नजारा देखते ही अचानक से चौंक जाता हूं और एक पल के लिए तो बहुत तेज डर जाता हूं क्योंकि उस वक्त मेरे शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके सिर के बाल खुले हुए थे और वह उसके चेहरे के दोनों तरफ आगे की तरफ लटक रहे थे और वह अपने हाथ से मेरी गाड़ी के शीशे को लगातार खटखटा रही थी। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। तभी मैं डरते डरते अपनी कार का शीशा नीचे करता हूं और जैसे ही मैं शीशा नीचे करता हूं तो वह लड़की मुझसे कहती हैं कि अरे तुम्हें अपने काम से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारी कार का शीशा खटखटा रही हूं, तुम वही ड्राइवर हो ना जो हम लोगों को आज लेकर जाने वाले हो? तभी मैं उस लड़की से कहता हूं कि हाँ मैं वही हूं, आप सिर्फ 5 लोग ही हो ना? तो वह मुझसे कहती हैं कि हाँ हम 5 लोग ही हैं और अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और फटाफट हमारा सामान गाड़ी के अंदर रखवा। जब उस लड़की ने मुझे यह कहा तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी का फाटक खोलता हूं और उसके साथ उस मकान के अंदर जाता हूं। लेकिन जब मैं उस मकान के अंदर जाता हूं तो उस मकान को देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है क्योंकि वह मकान दिखने में काफी ज्यादा पुराना और गंदा सा दिखाई दे रहा था। उस मकान को अंदर से देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई इंसान रहता होगा क्योंकि वहां पर चारों तरफ काफी कूड़ा करकट फैला हुआ था। तभी मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और जब मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे वहां पर अंदर की तरफ एक लड़की जो मेरे साथ अभी बाहर से मुझे उठाकर अंदर आई थी और 2 औरत और 2 आदमी दिखाई देते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर वह 5 लोग थे। तभी उनमें से अंदर जो औरतें थीं उनमें से एक औरत मुझसे कहती हैं कि हमारा ये सामान है, इसको उठाकर तुम फटाफट अपनी गाड़ी में रखो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तभी मैं उस सामान की तरफ उसको उठाने के लिए बढ़ता हूं। दरअसल वहां पर 5 बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। अभी मैं उनके पास पहुंचकर फटाक से 2 बैगों को अपने दोनों हाथों में उठाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उनको उठाने की कोशिश करता हूं तो मुझे उन बैगों में काफी ज्यादा वजन महसूस होता है और वह वजन इतना ज्यादा था कि मैं उनको उठा भी नहीं पा रहा था। तभी मैं एक बैग को छोड़ देता हूं और सिर्फ एक बैग को ही उठाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे इस चीज का ताज्जुब होता है कि मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी अकेला उस एक बैग को नहीं उठा पा रहा था। तभी मैं उन लोगों से कहता हूं कि आपने आखिर इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो इसमें इतना ज्यादा वजन है? तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब तो तुम हमारे साथ चल ही रहे हो तो इन बैगों में क्या है वो आगे चलकर तुमको सब पता चलने वाला है। जब उस औरत ने मुझे ये कहा तो मैं उससे कहता हूं कि मैं अकेला इतने वजन को नहीं उठा पा रहा हूं, आप में से कोई एक आदमी आकर मेरी मदद कर दीजिए। अभी मैंने इतना कहा ही था तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे यार तुम आजकल के नौजवान भी बहुत कमजोर हो। और मुझसे इतना कहते कहते ही वो मेरे पास आता है और वह अपने दोनों हाथों में उन्हीं दोनों बैगों को उठा लेता है जिनको पहले मैं उठाने की कोशिश कर रहा था। और मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके दोनों बैगों में से एक बैग को भी नहीं उठा पा रहा था और वह आदमी बड़ी ही आसानी से उन दोनों बैगों को उठाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। और उसको इस तरह से इतनी आसानी से उन बैगों को उठाते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा अचंभा होता है। मैं सोचता हूं कि अभी जिस एक बैग को मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर नहीं
उठा पा रहा था उसके जैसे 2 बैगों को मेरी तरह दिखने वाला सामान्य सा आदमी आखिर अकेला ही कैसे उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह दूसरा आदमी भी आता है और वह भी उसी तरह उन बैगों को उठाकर चला जाता है। और फिर उसके बाद वह दोनों औरतें और वह लड़की भी मेरे पास आती हैं और उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि एक बैग को तुम दूसरी तरफ से हाथ लगाओ, और एक तरफ से मैं उठाती हूं और इस तरह से सभी लोग एक एक करके उन सारे बैगों को बाहर मेरी कार के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद मैं पीछे जाकर मेरी कार की पीछे वाली डिग्गी को खोलता हूं और उसके बाद उन सारे बैगों को मेरी कार के अंदर रखवा देता हूं। उन सभी बैगों को कार में रखने के बाद वह लोग एक एक करके मेरी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन लोगों के कार में बैठने के बाद मैं भी अब मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ का कार में बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी एकाएक मेरी नजर कार के पीछे वाले टायरों की तरफ जाती है और मेरी कार के पीछे वाले टायर अब मुझे काफी ज्यादा दबे दबे दिखाई दे रहे थे। और दिखाई देते भी क्यों ना, उन बैगों में वजन ही इतना ज्यादा था और उस इतने वजन के अलावा वह 5 लोग भी कार में बैठ गए थे और अब मैं भी बैठने ही वाला था। इतने वजन से गाड़ी का टायर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बैठा बैठा दिखाई दे रहा था उस टायर को। इस तरह से देखकर मैं सोच रहा था कि कल ही तो मैंने गाड़ी के दोनों टायरों में अच्छी तरीके से हवा दिलवाई थी और फिर अचानक से ये टायर इतने ज्यादा क्यों बैठ रहे हैं। और उनको देखकर मैं सोचता हूं कि कहीं रास्ते में इस इतने भारी वजन की वजह से गाड़ी का कोई टायर फट ना जाए। और अब यही सोचते हुए मैं आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठता हूं तो मुझे गाड़ी में बैठते ही एक चीज बहुत अजीब लगती है। दरअसल जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उस घर की एक औरत मेरे बराबर में ही फ्रंट सीट पर बैठी हुई है और जो उस घर के 2 आदमी थे वह गाड़ी में सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और एक लड़की और वह दूसरी औरत बीच वाली सीट पर बैठी हुई है। अमूमन मेरे साथ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। घर के जो मर्द लोग थे उनमें से ही कोई एक बड़ा आदमी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठता था, लेकिन आज वह औरत फ्रंट सीट पर बैठी थी। तभी उस चीज को मैं नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और फिर वहां से निकल पड़ता हूं। अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज महसूस होती है कि वो लोग गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए हैं और आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और जब वह लोग आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे थे तो चुप्पी के माहौल में मुझे नींद सी आने लगती है। इसी वजह से मैं मेरी कार में गाने चला देता हूं ताकि मुझे नींद ना आए। जब मैं अपनी कार में गाने चलाता हूं तो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठी हुई वह औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती है और जब वह मेरी तरफ देखती है तो उसको मेरी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर मैं उससे कहता हूं कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, इसी वजह से मैं गाने चला रहा हूं। जब मैं उससे यह कहता तो वह मुझसे कहती हैं कि इस नींद के चक्कर में तुम कार को कहीं पर ठोक मत देना। तो मैं उससे कहता हूं कि नहीं नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं आ रही है, वो तो आप लोग आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेरी कार एक हाईवे पर फुल स्पीड में चल रही थी। तभी कार में गाने चलते चलते ही अचानक से ही बीच में एक हनुमान जी का भजन चलने लगता है और उस हनुमान जी के भजन के चलते ही वह औरत मेरे ऊपर बहुत तेज तिलमिला उठती है और मेरे पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और मुझसे कहती हैं कि बंद करो इसे, इसी वक्त बंद करो और अब दोबारा चलाना भी मत। इसे उस औरत के ऐसा कहते हैं ही पहले तो मैं अपने कार के म्यूजिक सिस्टम को बंद करता हूं और फिर उस औरत से पूछता हूं कि क्या हुआ, आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो वह मुझसे कहती है कि इस कार में अब कोई भी गाने नहीं चलेंगे। जब उस औरत ने मुझसे यह कहा तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि शायद यह लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं और कार में चल रहे भजन शायद इनको सोने में दिक्कत कर रहे हैं। यही सोचकर मैं उस चीज को भी नजरअंदाज कर देता हूं। अब उस रात तो मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं होता है और वह रात बड़े ही आराम से निकल जाती है। लेकिन उस रात एक चीज बहुत अजीब होती है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि हम लोग रात के 2 बजे के वक्त उनके घर से सभी लोग निकले थे और अभी कार को चलते हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और लगभग सुबह के 4 बजे का वक्त हो रहा था। तभी वह औरत मुझसे कहती है कि आगे अगर कोई होटल आए तो वहां पर कार को रोक लेना। उस औरत के ऐसा कहने पर मैं सोचता हूं कि शायद इन लोगों को हाथ मुंह धोना होगा और कुछ नाश्ता करना होगा, इसी वजह से ये ऐसा कह रही हैं। इसके बाद जैसे ही हाईवे पर आगे कोई होटल आता है तो मैं वहां पर अपनी कार को रोक देता हूं और वहां पर कार रोकने के बाद वह सभी लोग कार से नीचे उतर जाते हैं और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। जाते वक्त वह औरत मुझसे कहती हैं कि हम लोग अब होटल में आराम करेंगे और शाम होने के बाद यहां से निकलेंगे।
जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं और मैं उससे कहता हूं कि शाम को क्यों आप दिन में आराम कर लीजिए और हम दोपहर के वक्त यहां से निकल लेंगे। तो वह मुझसे कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं, अब हमारी मर्जी चाहे हम कितनी ही देर यहां पर सोए और कितनी ही देर बाद चले, तुम तो जितनी देर रुकोगे तुमको उस हिसाब से तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और मुझसे इतना कहकर वह औरत अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालती है और मेरे मुंह पर मार देती है और मुझसे कहती हैं कि अब चुपचाप पड़े रहो शाम तक यहीं पर, जब तक हम लोग निकल कर नहीं आए तब तक यहीं पर रुकना। इसके बाद वह औरत उस होटल के अंदर उन सभी लोगों के साथ चली जाती है और मैं पूरे दिन अपनी ही गाड़ी में पड़ा रहता हूं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यह लग रही थी कि वह लोग दिन के वक्त ना ही तो होटल में नीचे की तरफ खाना खाने के लिए आते हैं और ना ही किसी और चीज के लिए आते हैं और ना ही मुझे संभालने के लिए आते हैं कि एक बार चलकर अपने ड्राइवर को तो देख आए कि वह किस हालत में है, उसने खाना खाया भी है या नहीं। मैंने पहले तो दोपहर के 230 बजे तक इंतजार किया और जब उनमें से कोई भी नीचे उतरकर नहीं आया तो उस औरत ने मुझे जो 500 का नोट दिया था मैं वह लेकर उस होटल के अंदर जाता हूं और वहां पर खाना खा लेता हूं। इसके बाद जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा होता है तो वह लोग फिर से उस होटल से निकल कर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस वक्त शाम के लगभग 8 बज रहे थे। इसके बाद फिर से मैं अपनी कार में उन लोगों को लेकर वहां से निकलता। अब हम लोग हाईवे पर चल ही रहे थे कि तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि आगे चलकर इस हाईवे से एक बाई साइड में छोटी सड़क आएगी, उस पर अपनी कार को ले लेना। तभी मैं उस औरत से पूछता हूं कि छोटी सड़क पर कार को क्यों लेना है, अपने को तो इस हाईवे से ही सीधा चलना है और यह हाईवे ही कोलकाता जाएगा। तो वह मुझसे कहती हैं कि इस सड़क पर आगे एक जगह है जहां पर आज हम लोगों को घूम कर आना है और तुम्हें अब अपनी को उसी तरफ लेना है। अब उस औरत के मुंह से यह बात सुनकर मैं समझ जाता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही उस आदमी ने कहा था कि उन लोगों ने अलग अलग जगह फिक्स कर रखी हैं और वह उन जगहों पर घूमते घूमते ही कोलकाता जाएंगे। अब मुझे कार चलाते हुए काफी समय हो चुका था और उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी वह औरत अचानक से ही मुझे रुकने का इशारा करती है और बाई साइड में अपनी हाथ की उंगली से इशारा करके मुझे बताती है कि वो देखो, वो जो सड़क दिख रही है उस पर अपनी कार को ले लो। उसके बाद जिस तरफ वह औरत बताती है मैं उसी तरफ अपनी कार को ले लेता हूं। अब उस सड़क पर चलते हुए भी मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन जब मैं उसे सड़क पर अपनी कार को लेकर चल रहा था तो वह सड़क मुझे काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रही थी और उसे सड़क के दोनों ही तरफ काफी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ थे जो कि आसमान को छू रहे थे और वहां पर चारों तरफ काफी घना अंधेरा था। अब हम लोग उस सड़क पर बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ आ चुके थे और अब रात के लगभग 12 बजने को आ रहे थे। तभी वह औरत मुझे थोड़ा आगे चलने के बाद एक तरफ कार को रोकने का इशारा करती है और जिस तरफ वह इशारा करती है तो मैं देखता हूं कि उस तरफ एक खाली मैदान पड़ा हुआ है और वह मुझसे कहती हैं कि उस मैदान के बीचों बीच ले जाकर अपनी इस कार को रोक दो। जब उस औरत ने उस जगह पर मुझे अपनी कार रोकने के लिए कहा तो मैं उस औरत से कहता हूं कि यहां पर तो कोई होटल भी नहीं है, तो फिर आप इतनी रात को इस जगह पर अपनी कार को क्यों रुकवा रही हो। तो वह मुझसे कहती हैं कि आज हम लोग रात को यहीं पर रुकेंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया और मैंने उससे कहा कि आप इस खुले मैदान में रात को कहां पर रहोगे। तो वह मुझसे कहती हैं कि हम लोग खुले मैदान में नहीं रहेंगे बल्कि हम लोग यहां पर टेंट लगाकर रहेंगे। जब उस औरत ने मुझसे यह बात कही तो मैं उससे पूछता हूं कि हमारे पास टेंट का सामान कहां है जो हम लोग इस मैदान में टेंट लगाएंगे। तो वह औरत मुझसे कहती है कि पीछे जो हमने बैग रखे हैं उनमें टेंट का सामान रखा हुआ है, पर वह सिर्फ 5 लोगों के ही टेंट है और एक टेंट में सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है, तो इसी वजह से तुम्हें कार में ही सोना पड़ेगा। तो मैं उस औरत से कह देता हूं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यह तो बताइए कि यहां पर खाने की क्या अवस्था है। तो वह औरत कहती है कि आज हम लोग खुद अपने हाथों से ही यहीं पर खुले मैदान में खाना पकाए। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे भी अपने ही हाथों से खाना पकाकर खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी जगह पर मेरे साथ आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि वह चीज इतनी ज्यादा डरावनी और भयंकर होगी कि उसको देखने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। अब मैं अपनी कार को ले जाकर उस खुले मैदान में रोक देता हूं और कार को रोकते ही वह सभी लोग कार में से उतरते हैं और फिर उनमें
से जो दो आदमी पीछे की तरफ बैठे हुए थे वह मेरी कार की डिग्गी को खोलते हैं और उनमें से एक बैग निकालते हैं और उस बैग को ले जाकर उस मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों आदमी उस मैदान में 5 टेंट लगा देते हैं। पहले तो वह लोग उन टेंटों में थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद वह मेरी कार से एक बैग और उतार कर ले जाते हैं और उस बैग में उन लोगों का खाने का सामान रखा हुआ था और उसमें एक छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा भी था और उसी पर वह लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। अब मैं भी अपनी कार से उतरकर साइड में जाकर थोड़ा हल्का होकर आता हूं और फिर वापस आकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूं। जब मैं उन लोगों के पास जाकर बैठता हूं तो मैं उस औरत से पूछता हूं कि आखिर आज आप क्या पकाने वाले हो। तो वह औरत मुझसे कहती है कि हम लोग आज चिकन पकाने वाले हैं। तो मैं उससे पूछता हूं कि इस सुनसान जंगल में, इस खुले मैदान में हमारे लिए चिकन कहां से आएगा। अभी मैंने उस औरत से इतना कहा ही था कि तभी वह जो लड़की थी वह उस औरत से कहती हैं कि क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पकाकर खा लिया जाए। और जब उस लड़की ने अपने मुंह से यह बात बोली तो मैं अचानक से काफी ज्यादा डर गया और मैं उस लड़की से कहता हूं कि मतलब क्या है आपकी बात का। मैंने उस लड़की से जब यह बात कही तो वह औरत गुस्से से उस लड़की की तरफ देखती है और उसे अपने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा करती है। और उसको वह इशारा करने के बाद वह औरत मुझसे कहती है कि अरे वह तो बच्ची है, तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। इसके बाद जब उन लोगों के मसाले वगैरह पककर तैयार हो चुके थे तो वो दोनों आदमी मेरी कार की तरफ जाते हैं और फिर से मेरी कार की डिग्गी को खोलकर उस कार में से कुछ चिकन निकाल कर लाते हैं और मैं वहीं पर उस औरत के पास बैठा बैठा दूर से ही वह सब कुछ देख रहा था। जब वह लोग मेरी कार की तरफ से चिकन लेकर आते हैं तो उन लोगों को उधर से आता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि इन लोगों ने शायद उन बैगों में पहले से ही चिकन रख रखा होगा और उसके बाद वो लोग वहां पर उस चिकन को लाकर पकाने के लिए रख देते हैं। लेकिन जब मेरी नजर उस चिकन पर जाती है तो उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वह चिकन दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग सा दिखाई दे रहा था। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी नॉनवेज खाता हूं और मैंने अपनी जिंदगी में पहले कई बार चिकन खाया था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस तरह का चिकन नहीं देखा था। और उस चिकन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो आज से पहले इस तरह का चिकन पहले कभी भी नहीं देखा है। पर मैंने सोचा कि मुझे इन सब से क्या लेना है। मुझे तो उस वक्त काफी ज्यादा भूख लग रही थी और मैं उस वक्त इंतजार कर रहा था कि कब खाना बनकर तैयार हो और कब मैं भी इन लोगों के साथ अपनी पेट पूजा करूं। इसके बाद थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब सब लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन वह औरत मुझे एक थाली में अलग से ही खाना डालकर दे देती है और मुझसे कहती है कि तुम साइड में बैठकर खाना खाओ, हम लोग यहाँ पर हमारे परिवार के लोग ही एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे इस चीज का पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद उन लोगों को अपने ही परिवार के साथ अकेले में बैठकर खाना है तो मुझे उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। और मुझे तो सिर्फ खाने से और अपने पैसों से मतलब था, इसीलिए मैं उस औरत से वह खाने की थाली लेता हूँ और साइड में बैठकर अपना खाना खाने लगता हूँ। अभी मैंने खाना शुरू भी नहीं किया था, तभी मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ और जब मैं उन लोगों को वह खाना खाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लोग उस चिकन को इस तरह से खा रहे थे जैसे कि आज से पहले उन्होंने कभी अपने जीवन में चिकन खाया ही ना हो। और वह लोग काफी भूखे नजर आ रहे थे क्योंकि उनके खाने का तरीका ही इस तरह का था। तभी उनको देखते देखते ही मैं भी खाना खाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस चिकन को अपने मुंह में लेता हूं तो उस चिकन को चबाते हुए मुझे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। यानी कि आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बार चिकन खाया था, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी चिकन का टेस्ट इस तरह का नहीं लगा जैसा कि आज लग रहा था। तभी मैंने सोचा कि यह चिकन दिखने में भी कुछ अजीब सा दिख रहा था और अब खाने में भी बहुत अजीब लग रहा है। ये चिकन मुझे कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी मैं किसी तरह अपने पूरे खाने को खत्म करता हूं और खाने को खत्म करने के बाद वह लोग भी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं और मैं भी अपनी कार में जाकर सो जाता हूं। अभी मुझे सोए हुए लगभग 1 घंटा ही हुआ था और उस वक्त रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे। तभी मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगती है और मैं अपनी कार से उतर कर कार से थोड़ी साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता हूं। अभी मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी टॉयलेट करते करते ही मुझे मेरे कानों में किसी के घुसफुसा की आवाज सुनाई देती है और उस घुसफुसाहट की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपस में बातचीत कर रहा है। तभी मैं टॉयलेट करके जब वापस आता हूं और उन लोगों के टेंटों की तरफ देखता हूं तो मुझे उन 5 टेंटों में से 4 टेंट तो खाली ही नजर आ रहे थे और एक टेंट के अंदर मुझे 4-5 लोगों की परछाई नजर आ रही थी।
यानी कि वह टेंट बाहर से तो पांचों के पांचों ही बंद थे, लेकिन उन टेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की परछाई बाहर से नजर आ जाती थी। और उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही टेंट में उन पांचों लोगों के बैठे होने की परछाई नजर आ रही थी, और उनके ही धीरे धीरे बातें करने की आवाज भी मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। तभी मैं सोचता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है, और यह लोग रात के इस वक्त आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब इन लोगों ने खाना खाया था तब तो ये लोग मुझे काफी ज्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। तभी मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूं, और जब मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूं तो डिग्गी के पास से गुजरते हुए मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुछ टपकने की आवाज सुनाई देती है। और जब मैं वहां पर रुककर गौर से उस आवाज को सुनता हूं तो वह टप टप की आवाज मेरी कार की डिग्गी से ही आ रही।